हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज है 30 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर 30 नवंबर का। तो आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर अ कोल प्लांट ट्रैक्टर। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे GS3 में, और इसमें इन्वायरमेंट भी इसको ऐड करेंगे और इकोनॉमी में भी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, चर्चा में क्यों हैं। तो हाल ही में दुनिया भर में कोयला परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने वाली गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर GEM ने GEM के ग्लोबल कोल पॉइंट प्लांट ट्रैक्टर का अपना त्रैमासिक अपडेट जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में कोयला बिजली परियोजनाओं की स्थिति के बारे में कई निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। तो जेएम रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोयला निर्माण में वैश्विक रुझान, जिसमें कि वर्ष 2023 में निर्माण शुरू होने वाली 95% से अधिक कोयला संयंत्र क्षमता चीन में है, और जो नई कोयला परियोजना में प्रभुत्व को दर्शाता है। लगातार दूसरे वर्ष नई कोयला बिजली क्षमता निर्माण में गिरावट देखी गई है, जो कई क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को कम करने का संकेत है। विचाराधीन कोयला क्षमता, तो 32 देशों में 110 गीगावाट कोयला बिजली क्षमता पर विचार किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में कोयला परियोजनाओं पर अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया अग्रणी देश है जिनमें चीन के बाहर प्रस्तावित कोयला क्षमता का 83% हिस्सा शामिल है। परियोजना की स्थिति पर रुझान, तो वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में कई देशों में 18.3 गीगावाट क्षमता वाले कोयला चलित संयंत्र स्थापना परियोजनाएं प्रस्तावित की गई थी, जिसे स्थगित या रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के बावजूद भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया में 15.3 गीगावाट के पूरी तरह से कई नए प्रस्ताव सामने आए हैं। जुलाई 2023 तक भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चीन के बाहर निर्माणाधीन 67 गीगावाट कोयला विद्युत क्षमता के 84% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय परिदृश्य क्या है, तो भारत ने वर्ष 2032 तक कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्र की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022 से 32 NAP में पहले निर्धारित लक्ष्य 27 गीगावाट की तुलना में 80 गीगावाट कर दिया गया है। भारत में विशिष्ट राज्यों ने कोयला संयंत्र परियोजनाओं में प्रगति दर्शाई है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परमिट दिए गए हैं और प्रगति की सूचना दी गई है। सिफारिशें, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के बीच रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए बिना किसी विनिमय के नए कोयला विद्युत संयंत्रों के निर्माण को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। GEM स्वच्छ ऊर्जा के लिए विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में जानकारी विकसित करने के साथ उसे साझा भी करता है। विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का अध्ययन करके और समझ बढ़ाने वाले डेटाबेस, रिपोर्ट एवं इंटरैक्टिव टूल बनाकर GEM विश्व की ऊर्जा प्रणाली के लिए एक खुली मार्गदर्शिका निर्मित करना चाहता है। GEM के डेटा और रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक और ब्लूमबर्ग ग्लोबल कोल काउंटडाउन शामिल है। ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, यह एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो प्रत्येक ज्ञात कोयला आधारित उत्पादन इकाई के साथ साथ वर्ष 2010 से प्रस्तावित प्रत्येक नई इकाई 30 मेगावाट और बड़ी की पहचान करता है और उसका मानचित्रण करता है। GEM द्वारा विकसित ट्रैकर प्रत्येक प्लांट का दस्तावेजीकरण करने के लिए फुटनोट विकी पेजों का उपयोग करता है और इसे जनवरी एवं जुलाई के आसपास वार्षिक रूप से अपडेट किया जाता है। कोयला क्या है, तो इसको जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसका, यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे प्रायः गोल्ड ब्लैक के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है और व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में एवं लौह इस्पात और भाप इंजन जैसे उद्योगों में बिजली उत्पादित करने के लिए किया जाता है। कोयले से प्राप्त बिजली को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल है।
भारत में कोयला वितरण, तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र 250 मिलियन वर्ष पुराना। कोयला भारत में कुल भंडार 98%, कोयले के उत्पादन 99% भाग है। गोंडवाना कोयला भारत के धातु कर्म ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है। यह दामोदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र में तथा नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। टर्सियरी कोयला क्षेत्र 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है। टर्सियरी कोयला क्षेत्र मुख्यतः अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की, हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में है। इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो एंथ्रेसाइट, देखिए इतने प्रकार का कोयला है। एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। तो एंथ्रेसाइट होता है 80 से 95%, सबसे अच्छा ये होता है। कार्बन सामग्री यह जम्मू कश्मीर के में कम मात्रा में पाया जाता है। और ये बिटुमिनस पे 60 से 80% कार्बन सामग्री होती है। इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और लिग्नाइट तो ये 40 से 55% का कार्बन होता है इसमें। यह राजस्थान, लखीमपुर, असम एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। और फिर पीट 40%, तो यह कार्बनिक पदार्थ लकड़ी से कोयले का परिवर्तन के पहले चरण में है। देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2019 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। पहला है, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा है, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर तो नहीं है। तो इस प्रकार देखिए, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर 2013 का क्वेश्चन एक है। तो इस पे निम्नलिखित कथनों पे भारतीय कोयले पर अभिलक्षण है। तो उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश और तीसरा है निम्न भस्म संगलन तापमान। तो नीचे दिए गए कुछ सही बताना है उत्तर। तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब टॉपिक है डॉलरीकरण, आर्थिक बदलाव क्यों है चर्चा में। तो गंभीर मुद्रास्फीति और व्यापक निर्धनता से त्रस्त अर्जेंटीना को एक निर्णायक क्षण का सामना करना पड़ रहा है। डॉलरीकरण को देश की आर्थिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है। अर्जेंटीना के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना पेसो को डॉलर से बदलने का वादा किया है। हालांकि अर्जेंटीना में डॉलर भंडार की कमी के कारण डॉलरीकरण का तत्काल कार्यान्वयन की संभावनाएं प्रतीत नहीं होती हैं। डॉलरीकरण किसी देश में प्राथमिक मुद्रा के रूप में स्थानीय मुद्रा की जगह या पूरक के रूप में संयुक्त डॉलर का उपयोग करना तथा अपनाना है। डॉलरीकरण किसी अर्थव्यवस्था को कैसे बचा सकता है। तो मुद्रास्फीति को स्थिर करना, जो कि अनियंत्रित धन आपूर्ति के कारण बढ़ती कीमतों के चक्र को तोड़कर स्थिर मुद्रा शुरू करके डॉलरीकरण संभावित रूप से हाइपर इन्फ्लेशन पर अंकुश लगा सकता है। यह स्थितिकरण अर्थव्यवस्था में विश्वास को बढ़ावा देता है, निवेश और उपभोक्ता व्यय को प्रोत्साहित करता है। उन्नत व्यापार अवसर, एक डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें प्रोत्साहित करती है। स्थिर मुद्रा के साथ विदेशी निवेशक विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के साथ संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक है। निर्यात के प्रति यह अभिविन्यास आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। फिर आगे आता है दीर्घकालिक योजना। यह एक स्थिर डॉलर मूल्य बेहतर दीर्घकालिक आर्थिक योजना की अनुमति देता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यवसाय घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास की अस्थिरता से बाधित हुए बिना अधिक सटीक पूर्वानुमान और निवेश कर सकते हैं। सट्टेबाजी के जोखिम में कमी। तो डॉलरीकरण विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जुड़े सट्टेबाजी के जोखिमों को कम कर सकता है। यह स्थिरता विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि इससे उन्हें कम जोखिम मिलने की अनुभूति होती है, जिससे अंततः पूंजी प्रवाह और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब आगे आता है वित्तीय अनुशासन। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण हटाकर डॉलरीकरण सरकारों को आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय नीतियों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। यह बदलाव अधिक विवेकीपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहित कर सकता है, साथ ही संभावित रूप से सरकारी अपव्यय पर भी अंकुश लगा सकता है और आर्थिक अनुशासन को बढ़ावा दे सकता है। पूर्णतः डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था इक्वाडोर, यहाँ देखते हैं। तो ये इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था इस संदर्भ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वर्ष 2000 के दशक में
डॉलरीकरण के पश्चात प्रारंभिक राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद देश ने आर्थिक प्रगति को अनुभव किया। कम मुद्रास्फीति दर, कम ऋण अनुपात और बेहतर सामाजिक कल्याण ने इस दर को कदम संभावित लाभों को प्रदर्शित किया। हालांकि इक्वाडोर हालांकि इक्वाडोर की सफलता केवल डॉलरीकरण के कारण नहीं थी। 2000 के दशक के दौरान बढ़ते तेल और गैस भंडार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा विस्तारित सरकारी हस्तक्षेप और सामाजिक खर्च ने समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब देखते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। अब चुनौतियों के बारे में जानते हैं। चैलेंज, तो देखिए यहाँ पर नीतिगत बाधाएं हैं और आर्थिक आधार आघात भेदता है, जिसमें कि डॉलर वाली अर्थव्यवस्थाएं एवं बाहरी आघातों के प्रति आर्थिक संवेदनशील और सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक है। विनिमय दर पर नियंत्रण खोने से निर्यात और मुद्रा मूल्यन उपयोग करने की दशा क्षमता में हो सकती है। आंतरिक असंतुलन को दूर करने में असमर्थता है। तो यहाँ पर हम लोग नोट देखते हैं। नोट में क्या है, आईएमएफ ने वर्ष 2022 में पाया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर में उतनी मात्रा में भंडार नहीं रख रहे हैं जितना कि वे पहले रखते थे। डी डॉलर क्या है? डी डॉलर, तो डी डॉलरीकरण किसी देश या क्षेत्र द्वारा अपने वित्तीय प्रणाली या अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए जानबूझकर या अनजाने में की गई एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें लेन-देन, भंडार, व्यापार या वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के मानक के रूप में डॉलर के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं संबंध कारण। यहाँ पर संबंध कारण, सरकारें कई कारणों से डी डॉलरीकरण का प्रयास कर सकती है, जैसे कि अमेरिका मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करना, आर्थिक संप्रभुता का दावा करना, डॉलर के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करना या वैश्विक वित्त में अधिक स्वतंत्रता की मांग करना। फिर है डी डॉलरीकरण के लिए रणनीतियाँ। इसमें मुद्रा भंडार में विविधता लाना, व्यापार समझौतों में वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और मुद्रा स्वैप समझौते स्थापित करना या वित्तीय लेन-देन में क्षेत्रीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मार्च 2023 में आरबीआई ने 18 देशों के साथ रुपए के व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया। इन बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान के निपटान के लिए विशेष बेस्टो रुपए खाते खोलने की अनुमति दी गई है। अब आगे आता है निष्कर्ष। तो यहाँ पर निष्कर्ष, प्रभावी घरेलू नीतियों के साथ डॉलरीकरण आर्थिक सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इसकी प्रभावकारिता स्वतंत्र आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता के साथ स्थिरता के लाभों को संतुलित करते हुए सूक्ष्म नीति कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ एचडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? तो यहाँ पर है रूबल, रैंड, भारतीय रुपया और रेनमिबी। तो रेनमिबी है। कहाँ का है आप लोग बताइए। आगे चलते हैं, डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन। तो देखिए ये जीएस2 से संबंधित है, जो कि पॉलिटिक्स हो सकता है। तो चर्चा में क्यों है? ईवीएम के बारे में आ गया चर्चा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों में हेरफेर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों की छँटाई के लिए स्ट्रांग रूम खोला था, न कि वोटों की गिनती के लिए, और यह उन्होंने संबद्ध प्रतिनिधियों को पूर्व सूचना देने के पश्चात ही किया गया था। तो देखिए ये नहीं, हम लोग ईवीएम के बारे में जानेंगे और क्या है स्ट्रांग रूम के बारे में जानेंगे वो सब। ठीक है। तो डाक मतपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन क्या है? डाक मतपत्र क्या होता है पहले? डाक मतपत्र सैनिक मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं जैसे कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, दिव्यांगजन अथवा कोविड-19 से प्रभावित लोगों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता और निवारक हिरासत के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के लिए मतदान विकल्प के रूप में कार्य करता है। रिटर्निंग यानी आरओ आवश्यक फॉर्म भर चुके पात्र व्यक्ति को मेल के माध्यम से तथा चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को सुविधा केंद्र पर डाक मतपत्र प्रदान करता है। ईवीएम की जांच संग्रहण क्या है? ईवीएम की जांच संग्रहण, तो मतदान केंद्रों पर पहुंचने से पूर्व ईवीएम को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है। प्रथम स्तरीय जांच और यादृच्छिकरण अभ्यास पूरा होने के बाद अगस्त 2023 में जारी निर्वाचन आयोग के नवीनतम मैनुअल में उल्लेखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इन मशीनों को रिटर्निंग अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। मतदान समाप्त होने के पश्चात ईवीएम और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स वीवीपीएटी यानी वीवीपैट
को संग्रह अथवा रिसेप्शन केंद्रों पर वापस ले जाया जाता है, जहां उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार सभी उम्मीदवारों को उसकी जानकारी देना अनिवार्य है तथा सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए उन्हें प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति होती है। अब आगे देखते हैं ईवीएम सुरक्षा के उपाय और भंडारण कहाँ रखा जाता है। ईवीएम की सुरक्षा और कैसे इसका उपाय किया जाता है, भंडारण कहाँ उसका होता है। तो ईवीएम के परिवहन में सशस्त्र सुरक्षा और वातानुकूलित स्ट्रांग रूम में भंडारण सहित कड़े सुरक्षा उपाय शामिल है। ये स्ट्रांग रूम मतदान के दिन तक ईवीएम के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं, जिससे मतदान की प्रक्रिया अखंडता और गोपनीयता को सुनिश्चित होती है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तो इस भंडारण प्रक्रिया की देखरेख में भूमिका निभाते हैं, जिससे चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। डाक मतपत्र और अनुपस्थिति के लिए क्या प्रक्रिया है, तो डाक मतपत्र पत्रों की प्रक्रियाएं चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार डाक मत पत्रों को संभालने वाले सुविधा केंद्र प्रभारी को पार्टी और उम्मीदवार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम ड्रॉप बॉक्स खोलना आवश्यक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को एक बड़े लिफाफे या सूती बैग में रखा जाता है और फिर प्रत्येक मतदान दिवस के अंत में रिटर्निंग ऑफिसर आरओ को भेजा जाता है। आरओ इन बैगों को अपने कब्जों में ले लेता है और उन्हें एक निर्दिष्ट विशेष स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। अनुपस्थित मतदाता अनुपस्थित मतदाताओं के लिए बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ और मतदाताओं के घरों तक मतपत्र पहुंचाते हैं। बीएलओ चुनाव अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर भरे हुए फॉर्म लेने के लिए लौटते हैं और उन्हें आरओ के पास प्रतिनिधित्व जमा करते हैं। अनुपस्थित मतदाताओं के बीच आवश्यक सेवाकर्मी विशेष का काम मतदान केंद्रों का उपयोग कर सकते हैं, जो मतदान दिवस से पहले लगातार 3 दिनों तक मतदान करा सकते हैं। इन केंद्रों से डाक मतपत्रों के पैकेट प्रत्येक दिन के अंत में आरओ को भेजे जाते हैं। अब देखते हैं तैयारी कैसे होती है, सुरक्षा कैसे दिया जाता है डाक मतपत्रों के सुरक्षित संचालन और गिनती की तैयारी। तो ऐसे मामलों में जहां वोटों की गिनती आरओ के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर की जानी है, गिनती से एक दिन पहले डाक मतपत्रों को मतगणना केंद्र के दूसरे स्ट्रांग रूम में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक चुनावी दिशा निर्देशों के अनुपालन में डाक मतपत्रों के लिए सुरक्षित संचालन, दस्तावेजीकरण और अंतिम में गिनती सुनिश्चित करती है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये क्या है, तो ये एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है। यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनका वोट उनके इच्छित उम्मीदवार को गया है या नहीं। जब कोई मतदाता ईवीएम में बटन दबाता है तो VVPAT के माध्यम से एक कागज की पर्ची छपती है। पर्ची में उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और नाम होता है। यह मतदाता को अपनी पसंद सत्यापित करने में मदद करता है। VVPAT की कांच के किस्म से मतदाता को 7 सेकेंड तक दिखाई देने के बाद पर्ची VVPAT की मशीन में ड्रॉप बॉक्स में डाल दी जाती है और एक ध्वनि सुनाई देती है। VVPAT मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी की पहुंच होती है। ईवीएम को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न उपाय क्या हैं, तो देखते हैं। तो कार्यात्मक जांच, यदाखिच जांच करना, ईवीएम वितरण यदाखिच करना और पूर्वाभ्यास करना, जो कि उम्मीदवारों के या एजेंटों की उपस्थिति कम से कम 50 वोटों के साथ मतदान अभ्यास करना, असुरक्षित और संरक्षित करना, मौजूदा VVPAT सत्यापन दर को बढ़ाना। आगे चलते हैं तो देखिए पेज से कुछ क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। तो भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तो इसमें ये केवल 3 सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। तो अब है टॉपिक वैश्विक सागरीय जीवन और महासागरों में तापमान में वृद्धि। क्यों तापमान में वृद्धि हो रहा है, चर्चा में क्यों आया, पहले देखते हैं। तो हाल ही में ट्रेड्स इन इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन पत्रिका में प्रकाशित अब सही है। तो हाल ही में ट्रेड्स इन इकोलॉजी एंड इवेल्युएशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन महासागरों के तापमान में वृद्धि कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय सागरीय प्रजातियां भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। तापमान में वृद्धि होने के कारण समशीतोष्ण प्रजातियों में कमी आ रही है, उन्हें निवास स्थान और नए शिकायतों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय का कारण बनता है।
तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीकरण जलवायु परिवर्तन एक समुद्री घटना का कारण बन रहा है जिसे उष्णकटिबंधीकरण के रूप में जाना जाता है, जहां उष्णकटिबंधीय प्रजातियां अपनी सीमा तक विस्तार करती हैं जबकि समशीतोष्ण प्रजातियां पीछे हट जाती हैं। तापमान बढ़ने के कारण समशीतोष्ण प्रजातियां कम हो रही हैं, उन्हें आवास के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और नए शिकारी सामने आते हैं। यह वैश्विक बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता को बदल रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस प्रक्रिया को पहले उदाहरण के रूप में भूमध्य सागर में देखा गया था। उष्णकटिबंधीय प्रजातियों की वृद्धि के कारण भूमध्य सागर को उष्णकटिबंधीय हॉटस्पॉट माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों का विस्तार। तो जलवायु परिवर्तन द्वारा उन भौतिक कारकों को बदल दिया गया है जो प्रजातियों के विस्तार को प्रभावित करते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों को अलग करने वाले क्षेत्रों में समुद्री धाराएं। ये गर्म जल सीमा धाराएं वैश्विक महासागरीय जल की औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है, जिससे प्रजातियों को ध्रुवीय स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त हो रही है और समशीतोष्ण प्रजातियों की वापसी को सहायता मिल रही है। उदाहरण रेंज विस्तारित उष्णकटिबंधीय और डैम सेलफिश और समशीतोष्ण रीफ मछलियों को सह अस्तित्व की अनुमति देने के लिए उनके भोजन और सामाजिक व्यवहार में बदलाव करते हुए प्रलेखित किया गया है। नए लक्षणों का विकास। तो पारिस्थितिकी और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण प्रजातियों की परस्पर क्रिया में परिवर्तन से नए लक्षणों या व्यवहारों का विकास हो सकता है। महासागरीय तापन क्या है? तो महासागरीय तापन का परिचय देखते हैं। तो महासागर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। कारण तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऊर्जा वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O सहित महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। वायुमंडल में ये गैसें गर्मी को रोकती हैं, जिससे वायुमंडल और महासागरों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। तो महासागर विशाल जलाशय के रूप में कार्य करते हैं जो मानव गतिविधियों से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करते हैं, जबकि यह अवशोषण भूमि पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप समुद्र का तापमान भी बढ़ता है। सौर विकिरण में परिवर्तन हालांकि मानव प्रेरित कारकों की तुलना में एक मामूली योगदान करता है। यह लंबी अवधि में समुद्र के तापमान को प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं प्रभाव। तो प्रभाव में क्या होता है इसमें? तो इसमें प्रवाल विरंजन होता है, सागरीय स्तर में वृद्धि, सागरीय खाद्य जाल का विघटन और महासागर का अम्लीकरण। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि वैश्विक समुद्री प्रजातियां जलवायु प्रेरित उष्णकटिबंधीकरण के कारण बदलती हैं, जिसका उदाहरण भूमध्य सागर में हॉट स्पॉट है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कारकों से महासागर के गर्म होने से मूंगा विरंजन, सागरीय स्तर में वृद्धि के खाद्य जाल में व्यवधान उत्पन्न होता है। जैव विविधता, तटीय समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को खतरे को कम करते हुए महासागरीय स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए तत्काल जलवायु समन्वय महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग इसको समाप्त कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मेंस के क्वेश्चन भी है देखिए 2017 में जो पूछे गए हैं। तो प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का उदाहरण सहित आकलन कीजिए 2017 में। फिर है जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? और फिर है सबसे लास्ट क्वेश्चन ये 2022 का क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करें और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे 30 नवंबर का, जो कि दृष्टि IAS का था। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते तो वीडियो देख कर ही 2x पर वीडियो देखिए इसको, और न पढ़ने से अच्छा है सुन को आइडियो तरह सुनिए आराम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फिर मिलते हैं 1 दिसंबर के साथ इसी टाइम में। धन्यवाद।